रित रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ सभी फ्रेंड्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज देखिए, अम्ल क्षार एवं लवण की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज की क्लास जो रहने वाली है आपकी, उसमें कंपटीशन से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। जो आगामी जो परीक्षा होने वाली है, रीट भर्ती मुख्य परीक्षा, जिसमें आपको अम्ल क्षार लवण से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके आज में 2 नंबर कंप्लीट करवा दिए। तो देखिए, मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें 2-3 यौगिकों के बारे में बता दिया था। अब उससे आगे और भी कुछ बचे हुए हैं, उन पर चर्चा करते। देखिए, मैंने पिछली कक्षा में आपके लिए धावन सोडा के बारे में बता दिया था, खाने के सोडा के बारे में बता दिया था और इसके अलावा मैंने एक जो यौगिक था जिसका नाम था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके बारे में बता दिया था। और मैंने नमक के बारे में भी बता दिया था। इसके अलावा मैंने कास्टक सोडा के बारे में और चर्चा की थी आपसे। और अब हम इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे, जिसमें रीट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल करके आए। इससे आगे एक यौगिक का नाम ले लेते हैं हम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। मेरे भाइयों, आप मेरे हिसाब से इसका रासायनिक नाम और रूढ़ नाम जानते होंगे। इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। या इसी को अर्ध हाइड्रेट को ही हमने बोल दिया है हेमी हाइड्रेट। क्या बोल दिया है भाइयों? हेमी हाइड्रेट। अर्ध को ही हेमी हाइड्रेट बोला है। और मैं इसकी रूढ़ नाम की यदि बात करूं तो इसका रूढ़ जो नाम है, कौन सा नाम? रूढ़ जो नाम है वो रूढ़ नाम आपको देखने को मिलेगा, इसी को कह दिया है पीओपी। क्या कह दिया है भाइयों? पीओपी। और पीओपी का जो पूरा जो नाम है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेरे भाइयों, इसका जो नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा था? क्योंकि ये जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था सर्वप्रथम, इस कारण इस यौगिक का नाम पीओपी पड़ा। और
इसी कारण इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसके जो उपयोग की यदि मैं बात करता हूं तो उपयोग में जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी टूटने के पश्चात उस हड्डी को स्थिर करने के लिए डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर द्वारा डॉक्टर द्वारा हड्डी को किसको? हड्डी को स्थिर जोड़ने के लिए इसका उपयोग करता है। इसका उपयोग करता है। तो देखो, कैल्शियम सल्फेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को, यानी कि जो हड्डी जब टूट जाती है, कैसी हड्डी है? टूटी हुई हड्डी है। टूटी हड्डी को स्थिर जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। जब इसकी क्रिया जल के साथ में हम करवा देते हैं तो इससे जो बनने वाला जो यौगिक है वो इस प्रकार बनता है, जैसे CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस। यदि इसकी क्रिया किसके साथ में कराई जा रही है? जल के साथ में यदि करवाई जाती है तो इससे एक नया यौगिक बनता है। वो यौगिक हो जाता है CaSO4 डॉट 2H2O, क्योंकि हाफ H2O और एक H2O यानी कि दोनों को मिला करके कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। इस कारण इसकी क्रिया किससे कराने पर? कैल्शियम सल्फेट की क्रिया जल से कराने पर ये इसके जो नया जो यौगिक बनेगा उसका नाम बन जाएगा जिप्सम। क्या बन जाएगा? जिप्सम, जो एक कठोर पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कठोर पदार्थ होता है। जब डॉक्टर द्वारा हड्डी को जोड़ा जाता है तो पहले उसमें पीओपी के अंदर जल मिलाया जाएगा और जल मिलाने पर वह एक कठोर पदार्थ बनकर के तैयार हो जाएगा। वो पदार्थ आपका यही है, जिप्सम। चलते हैं देखो आगे की तरफ। अब देखिए आगे अगला जो यौगिक है वो निकल करके आया था जिप्सम। क्या निकल करके आया था? जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र था CaSO4 डॉट 2H2। यही था मेरे भाइयों, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसकी जो क्रिया थी वो किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यानी कि पीओपी में जल मिला करके इसको प्राप्त किया गया था। तो इसके उपयोग देख लेते हैं। इसके उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लगभग एक जैसे माने जाते हैं। जब पीओपी के अंदर जल डालते हैं तो जिप्सम तैयार हो रहा है और जिप्सम से ही अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि उपयोग मैं फर्स्ट उपयोग की बात करूं आपसे तो देखा होगा आपने घरों में सजावट के लिए घरों की साफ सफाई करेंगे और साफ सफाई करने के बाद उस पे क्या करवा देंगे? पीओपी करवा देंगे। उससे घरों की क्या हो जाती है? सजावट। सेकंड पॉइंट में मैं बात कर लेता हूं इसके उपयोग की। आपने देखे होंगे मार्केट में बहुत सारे चीनी मिट्टी के और पीओपी के बहुत सारे खिलौने आते हैं। तो इसका उपयोग, दूसरा जो उपयोग हो जाएगा खिलौने निर्माण में। खिलौना निर्माण
में, खिलौनों के निर्माण में, यानी खिलौना निर्माण में। तो खिलौना जो बनते हैं वो इसी के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और घरों की साफ सजावट में भी इसी का उपयोग किया जा रहा है। और बाकी तो इसका ऐसा कोई खास उपयोग नहीं है। अगला यौगिक देख लेते हैं हम इसके बाद में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद में एक एक यौगिक आता है जिसका नाम है CaOCl2। क्या नाम है मेरे भाइयों इसका? ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया है। और रासायनिक नाम की यदि हम बात करेंगे इसकी, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड रासायनिक नाम हो जाएगा ये इसका। कौन सा नाम हो जाएगा भैया? रासायनिक नाम। अगर इसकी मैं रूढ़ नाम की बात करूं, तो रूढ़ नाम बड़ा विचित्र है इसका, और इसका उपयोग भी बहुत विचित्र है। कैसे? देखें पहले, रूढ़ नाम सुने इसका। रूढ़ नाम हो जाएगा इसका ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण, या इसी को बोल दिया है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोल दिया है भैया इसको? ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण। कार्य क्या कर रहा है? जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर के लिए जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में जाकर के जो वैक्स वगैरह जो करवाती हैं, उन बालों को, ये जो बाल जो होते हैं हमारे शरीर पर, इन बालों को तो महिलाओं क्या करवाती हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर के? वैक्स करवाती हैं। वैक्स करवाएंगी तो उनका एक ही उद्देश्य है कि इन बालों को भूरा करवाना। जो काले काले जो बाल हो जाते हैं, इन बालों को वो भूरा करवा देती हैं, जिससे कि बॉडी में मिल जाती हैं, गेहूं हो जाते हैं। और इसी का उपयोग, जो आप बीट क्रीम जो सुनते हैं, देखो बहुत से हंस रहे होंगे, बीट क्रीम का नाम आते ही समझ गए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि पढ़ने में ध्यान तो है नहीं इनका, ऐसी बातों में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मुझे पता है, जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे ये जो बीट क्रीम है, ये बालों को उड़ाने का कार्य करती है भाइयों, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग किया जा रहा है। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कक्षा के अंदर कटिंग कराए आते हैं, फायर कटिंग, आगे से बाल भूरे भूरे और पीछे से काले काले, फैशन चल रहा है। तो वो भी नाई द्वारा क्या किया जाता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जा रहा है। ये तो भाई इसके कार्य थे, उपयोग थे। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, कंपटीशन लेवल की, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और मेरी तरफ से उस पर 3 स्टार रहेगा। जो बात है, जो मुख्य पॉइंट है, वो हो जाएगा इसका उपयोग पीने योग्य जल को, किसको? पीने योग्य जल को, रोगाणुओं से या जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग किया
जाता है। अधिकतर शहरों में आप देख रहे हैं जो सप्लाई का जो पानी आ रहा है, अधिकतर जिलों में आ चुका है चंबल का पानी। अगर आप तक नहीं आया है तो मैं क्या करूं। देखें, उसमें जो जो जल आ रहा है आपके पास में टंकी से, उस जल को रोगाणु या जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए उसमें ब्रंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जा रहा है। किसका उपयोग किया जा रहा है? ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग किया जा रहा है जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। तो मेरी तरफ से इसी कारण इस पर 3 स्टार रहेगा। और देख लेते हैं, नोट में अगर बात करते हैं तो इसका उपयोग तो हो गया जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए। और कंफ्यूज करने वाला जो सवाल है वो होता है कि जल की स्थायी कठोरता को, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, करने के लिए बताइए किस यौगिक का उपयोग किया जाएगा? बड़ा विचित्र सवाल है। जल को रोगाणुओं से मुक्त और यहां पर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाएगा धावन सोडा का। किसका किया जाएगा? धावन सोडा, जिसका मैंने रासायनिक सूत्र बता चुका हूं वैसे, और एक बार दोबारा और बता रहा हूं, Na2CO3.10H2O। देखो, इस पे भी मेरी तरफ से 2 स्टार रहेंगे भाइयों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग है? धावन सोडा का उपयोग किया जाएगा। तो दोनों मेरे मेरे अकॉर्डिंग परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे नोट्स हैं, यानी कि बहुत अच्छी लाइनें हैं, तो इनको बड़े ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब देखते हैं आगे। देखो, वो वहां तक कहानी समाप्त हो जाती है यौगिकों की। अब मैं यौगिकों से बाद में क्लास को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, इस कारण मैंने आज एक लास्ट क्वेश्चन लिया है आज की क्लास का। वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत हम अम्ल और क्षारकों की क्रिया करवाए। इसमें अम्लों को और क्षारकों को मिलाएंगे। डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें अम्ल जिसमें अम्ल व क्षारक मिलकर, अम्ल व क्षारक मिलकर लवण व जल बनाते हैं। लवण व जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक मिलकर लवण व जल बनाते हैं, जिसमें कोई मैं एक अम्ल ले लूंगा, उदाहरण के तौर पर कोई अम्ल है जिसकी अभिक्रिया मैं एक क्षारक के साथ में कराऊंगा, और जो बनने वाला जो उत्पाद जो होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, वो बन जाएगा, एक तो लवण बनेगा, दूसरा जल बन जाएगा। अम्ल और क्षारक की जब क्रिया करवाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो लवण और जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाइयों? लवण और जल बनेगा। तो देख लेते हैं, कोई अम्ल ले लिया मैंने, मान के चलो मैंने HCl अम्ल ले लिया। HCl अम्ल के साथ में मैंने कोई एक क्षारक ले लिया, NaOH, इक्वल टू, दोनों की क्रिया करवाई,
तो क्रिया कराने पर देखो भाई, बहुत से क्रिया करने में गलती कर देते हैं, तो मैं आपके लिए आज एक क्रिया करने का बहुत सरल तरीका बताता हूं। देखो, पहले इस योग को इस प्रकार से तोड़ना है और पीछे वाले को भी इस प्रकार से तोड़ना है। ठीक है, तोड़ दिया। आगे वाला जो होता है वो प्लस है और पीछे वाला है वो क्या है, माइनस है। बस इतनी सी कहानी याद रखनी है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं और धातुएं प्लस आयन देती है, ये नहीं कह रहा, मैं नहीं समझा रहा, आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। तो जब दोनों को मिलाएंगे, इनकी क्रिया करवाएंगे, तो प्लस माइनस से जुड़ेगा और माइनस प्लस से जुड़ेगा। आकर्षण विपरीत आयनों में होता है, समान आयनों में प्रतिकर्षण हो जाता है। दूर भाग जाते हैं, प्रतिकर्षण हो जाता है। देखते भी हैं आप, एक लड़का एक लड़की की तरफ आकर्षित होता है, कभी भी लड़के की तरफ लड़का आकर्षित नहीं होगा। एक लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है, ना कि किसी लड़के की तरफ। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से इनमें भी विपरीत आयन के प्रति आकर्षण है, तो प्लस माइनस से और माइनस प्लस से जुड़ेगा। तो देख लेते हैं, यहां पर ये प्लस Na और इधर माइनस ले लिया, Cl बन गया, प्लस इधर प्लस और इधर माइनस। तो देखो ये इस प्रकार से है, H प्लस OH। तो दो तो H हो गए, कितने हो गए, 2 H हो गए। तो मैंने लिख दिया यहाँ H2 और एक हो गया O। क्या हो गया, O। तो इस प्रकार से जो नया जो उत्पाद बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका अम्ल, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब दोनों की क्रिया हो गई तो ये क्या बन जाएगा, जो लवण है इसका नाम हो जाएगा नमक। क्या हो जाएगा, नमक। और ये बन जाएगा जल। ठीक है मेरे भाइयों, मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। और आज की कक्षा को इसी जगह समाप्त करते हैं। धन्यवाद।